विशाल और पारस की जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, इसका अंदाजा उनको बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर आप लोगों ने इस हॉन्टेड कॉटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, पहले उसे जा करके देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। पारस ने विशाल के मुंह पे पानी मारा और विशाल को जगाया। विशाल ने कहा, यार तूने देखा अभी अभी क्या हुआ? पारस ने कहा, तू बेहोश हो गया था, बस मुझे तो इतना पता है। कह रहा, पागल इंसान, तूने देखा नहीं कि वहां पर शिवम था? उसने कहा, हम लोग तो बालकनी की तरफ जा रहे थे, बालकनी में तो गए ही नहीं, तूने कब शिवम को देखा? उसने कहा, यार ऐसे ऐसे हुआ था, वहां पर वो मौजूद था और सोहेल भी था। उसके बाद शिवम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और ये बोला। पारस ने कहा, हम तो बस इस कमरे में ही थे और तूने पीछे मुड़ के किसी को देखा और तू बेहोश हो गया। बालकनी तो सामने है, हमें तो वहां जाना है। भाई विशाल की हालत इस वक्त बहुत बुरी है। अभी तक ये माइंड गेम्स जो थी ये पारस के साथ चल रही थी, अब विशाल के साथ में भी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कोशिश करी और उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोल के जब उन्होंने सामने देखा तो सामने सिर्फ कार थी, ना सोहेल ना शिवम। दोनों ने एक दूसरे को यहां पर छू करके देखा कि जिंदा है भी या नहीं, लेकिन दोनों जिंदा थे। यहां पर पारस कहता है कि यार इस घर को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई काला जादू है या किसी तरीके का कोई प्रकोप। मुझे लग रहा है इस घर के अंदर जरूर किसी की भी ऐसी मूर्ति, भगवान की मूर्ति या कुछ तो मिलेगा, शायद उसके चलते हम बच सके। यही सोचना था उनका कि उन्हें अपने सामने यहां पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति दिखाई देती है। जो वो सोच रहे थे वो हो रहा था। सुना तो ऐसा है कि भूत प्रेत जो हैं ये भगवान से डरते हैं, लेकिन ये भूत ऐसा नहीं था। ये आत्मा शायद इतनी शक्तिशाली थी कि इंसान को पागल बना बना करके मारने की औकात ये रखती थी और इसने वही किया भी। ये दोनों घबरा जाते हैं। विशाल पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। वो यहां पर पारस को कहता है, भाई अब करो या मरो वाली हालत है, बस यहां से भागते हैं, जहां पर भी जो भी दिखे भागो। हर एक दरवाजे को खोल के देखेंगे, किसी तरीके से तो इस भूल भुलैया से बाहर जाएंगे यार, किसी तरीके से तो बच पाएंगे। पारस भी कहता है, बात तेरी सही है, कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे ही मरेंगे। वो यहां पर भाग रहा था, पारस भी भाग रहा था, दोनों भाग रहे थे कि विशाल जो था वो अचानक से यहां पे गिर जाता है। बहुत तेज वो गिरता है और उसका मुंह जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है। उसके मुंह पे काफी ब्लड आ गया था और नाक वाक से भी काफी खून निकल रहा था। पारस ने उसे उठाया, कह रहा यार क्या हुआ? कह रहा भाई मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता किसने मुझे गिराया, लेकिन मैं बहुत तेज गिरा। इतने में ही कोई यहां पर पीछे से पारस की टी शर्ट पकड़ता है और पारस को जमीन पर गिरा देता है। खड़ा खड़ा पारस जमीन पर गिर चुका था। विशाल का मुंह टूटा, पारस की पीठ पे थोड़ी चोट आई। इतने में ही विशाल फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर इधर नीचे जंप कर देता है और जैसे ही वो जंप करता है उस बेचारे की टूटी हुई टांग के अंदर और चोट आ जाती है। वो दर्द से करहा रहा था और वो पारस को कह रहा था, पारस कूद कूद, ऊपर से कूद। पारस कहता है कि तू कूदा क्यों यार, और मैं क्यों कूदूं? कह रहा यहां पे स्टेयर केस नहीं है ना, इसलिए कूद। कह रहा है स्टेयर केस नहीं है। पारस स्टेयर केस से नीचे आ जाता है। वो विशाल को कहता है, तू कूदा क्यों था? विशाल कहता है, भाई सामने सब कुछ टह रहा था, जैसे एक भूकंप आ गया हो। मैंने देखा कि इस घर की जो स्टेयर केस है
वो अचानक से ढह गई और मुझे लगा अगर मैं कूदूंगा नहीं तो मैं भी इस मलबे के नीचे दब के मर जाऊंगा, और मैं कूद पड़ा और इसी के साथ में मेरी टांग की ये हालत हो गई। दर्द से करहा रहा था और करहाते करहाते उसने ये बात बोली। पारस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव यहां पे कर रहा था। अचानक से विशाल सामने देखता है कि इधर शिवम और सोहेल आ चुके हैं। वो भागता है और भागते भागते अचानक से उस लोहे के दरवाजे से टकराता है, और इस टकराव के बाद में जो उसका मुंह यहां पर टूटा हुआ था उस पर और भी जख्म हो जाते हैं। पारस के मुंह से खून निकल रहा था। देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके एक दो दांत टूट चुके हैं। पारस वहां पर जाता है और उसके कंधे पकड़कर उसको झंझोड़ता है और कहता है, होश में आ, होश में आ, क्या कर रहा है तू, होश में आ। इधर विशाल सिर्फ हंसता रहता है। बावलों की तरह वो हंस रहा था, पागल हो चुका था, हंसे जा रहा था, हंसे जा रहा था, और हंसते हंसते वो रो पड़ा और कहता है, भाई मैं पागल नहीं हूं, मुझे जो दिखा मैंने वही किया। मुझे सामने दिखाई दिया कि यहां पर सोहेल है और उसने दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने कहा कि बाहर चलो, मैं भागता हुआ गया भाई, और उसके बाद में मेरे साथ ये हुआ। ये घर क्या खेल खेल रहा है यार, कौन है इसके पीछे मुझे नहीं पता। इतने में ही पीछे से एक औरत की आवाज उन्हें साफ सुनाई देती है, मजाक नहीं करना चाहिए था, ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। अब तुम देखो तुम्हारी क्या हालत होगी। ये आवाज उन दोनों ने सुनी और दोनों बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। विशाल अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। वो घर उनके साथ में खेल रहा था। विशाल कहता है, भाई मुझे नहीं पता यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये घर हमें खा जाएगा। कुछ भी पारस को समझ में नहीं आ रहा था और विशाल की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी और वो तो बस जिंदा लाश बन चुका था। लेकिन पारस के अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत थी। उसे लगता था कि वो इधर जो भी स्पिरिट है उससे फाइट कर पाएगा। इतने में ही पारस कहता है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या पता उससे कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो ये सब कुछ कर रहे थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, पारस को दिखाई देता है कि उसके पीछे रखा हुआ सारा सामान गिरना शुरू हो गया। अगर वो इसको कंटिन्यू करता, इस हनुमान चालीसा को, तो शायद से वो बच सकता था। वो इधर सिग्नल को समझ नहीं पाया क्योंकि वो स्पिरिट जो थी वो एक तरह से डिस्टर्ब हो रही थी और उसने वही किया जो उसको करना चाहिए था। उसने इन लोगों का ध्यान भटका दिया। दोनों ने हनुमान चालीसा अधूरी छोड़ दी और दोनों इधर पंडित वगैरह थे नहीं या बहुत ज्ञाता नहीं थे, तो मालूम नहीं कि भाई आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कुछ भी नहीं मालूम था। बस हनुमान चालीसा आती थी, वो भी इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद में पारस को दिखता है कि किसी ने फ्रंट गेट खोला और गेट खोलते ही इधर सामने से शिवम उनके पास आ गया। ये चीज पारस ने भी देखी, विशाल ने भी देखी और दोनों ऐसे भागे उसकी तरफ जैसे कि प्यासे को पानी मिल गया हो एक रेगिस्तान में। दोनों वहां पर जाते हैं और जैसे ही वो उस दरवाजे को क्रॉस करते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि वो वापस उसी जगह पर बैठे हैं जहां पर वो पहले थे। अब ये जो चीज हुई पारस के साथ में, तो पारस के होश भी पूरे उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी तरीका था ही नहीं इस घर से बाहर जाने का। एक तरीका था
जो पारस ने सबसे पहले यहां पर आजमाया था। लेकिन किसी के साथ अगर इतना कुछ हो जाए तो वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। वो तरीका जो था उसका जिक्र मैंने पुराने पार्ट के अंदर किया है, पार्ट 2 के अंदर। तो उसके अंदर मैंने एक हिंट दिया है कि पारस ने एक चीज करी थी जिसके चलते ये शक्ति जो थी ये चुप हो गई थी। ये उनके इमोशंस के साथ तो खेल ही रही थी, साथ ही साथ उन्हें कमजोर बना रही थी। जैसे एक शेर एक हिरन के पीछे भाग भाग करके थका थका करके उसको मारता है, सेम वही हालत थी। शुरुआत में तो हिरन को लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब पारस और विशाल दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। लेकिन जैसे ये सब कुछ काफी नहीं था उन्हें पागल बनाने के लिए, उन्हें अपनी माओ की आवाज यहां पर सुनाई देती है। हमारे बच्चे वहां क्यों चले गए, हमने उन्हें रोका क्यों नहीं, ऐसे उनकी लाश हमें दिखाई दी। और ये आवाजें पूरे घर के अंदर गूंज रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है, सपना क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि इतने में सामने दोबारा दरवाजा खुलता है। और दोबारा जब दरवाजा खुलता है तो दोबारा शिवम। विशाल जो बिल्कुल यहां पर टूट फूट गया था वो उठ के भागने की कोशिश करता है कि पारस उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। कहता है मत जा, मत जा, कोई फायदा नहीं। विशाल कहता है फिर हम क्या करें, क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, कुछ दिख तो रहा है कम से कम। पारस कहता है ये ट्रैप है, ये वही दलदल है जिसमें जितना हाथ पैर मारेगा उतना डूबता जाएगा। मैंने बताया ना आपको, सेकंड पार्ट के अंदर इसका हिंट दिया था मैंने। शायद हनुमान चालीसा से भी बात बन जाती, लेकिन उस आत्मा को डिफीट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था चुपचाप बैठे रहो, जहां हो वहां रहो। अब ये चीज जब उनके साथ में हुई कि शिवम सामने से चलता हुआ आया और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसके बाद में और घातक चीजें इधर विशाल और पारस के साथ होने लगी। और खास तौर से विशाल के साथ में पारस ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसको जाने नहीं दे रहा था। पारस कहीं ना कहीं स्ट्रांग था, जो सबसे ज्यादा डरपोक था ग्रुप के अंदर। आयरनी देखिए, आज मुसीबत आने पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन करके बैठा हुआ था। विशाल के साथ में जब अजीबोगरीब चीजें हुई तो वो उठ के भागना चाहता था। वो कह रहा था कि मेरी मां को किसी ने जान से मार डाला, उनके पेट में कोई यहां पर खंजर डाल रहा है और मेरी मां तड़प रही है, मुझे बचाना है। मानसिक संतुलन पूरा जा चुका था उसका। पारस ने उसे पकड़ करके बिठा रखा था और वो पारस के हाथ को काट रहा था, लेकिन फिर पारस ने उसके मुंह पर एक खींच के थप्पड़ मारा और कहा यह सब इल्यूजन है, चुपचाप बैठा रहे। आसपास आग भी लगती है, आसपास ऐसा भी दिखता है कि जो इंटीरियर है उस घर का वो नीचे गिर रहा है। ये सब उन्हें दिखाई देता है। एक औरत चीखते हुए उनके सामने आती है और उनके जिस्मों से पार हो जाती है। कितना खौफनाक मंजर हुआ होगा, लेकिन पारस टस से मस नहीं हुआ। इतने में उन्हें दिखाई देता है कि पूरे घर के अंदर आग लग गई। विशाल बस भागना ही चाहता था, लेकिन पारस ने उसे कहा इस आग की तपिश तुझे महसूस नहीं हो रही, ये आग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है, चुपचाप बैठा रहे। इतने में ही उन्हें दिखाई देता है कि जो छत है उस घर की वो नीचे गिर गई उनके सर पे। विशाल फिर भागना चाहता था और इस बार पारस भी, लेकिन पारस के मन में न जाने क्या बात आई कि इन 1-2 सेकंड के अंदर मैं अपनी जान नहीं बचा सकता। जो होगा देखा जाएगा, कम से कम इस चीज से तो मुक्ति मिलेगी। पारस नहीं हटा और उसके बाद ये सब कुछ एकदम खत्म, बिल्कुल खत्म। जैसे कि बवंडर के बाद में एक शांति, एकदम कंप्लीट साइलेंस। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। ये सब कुछ जब हुआ तो इस बार
दोबारा सामने से दरवाजा खुलता है। इस बार पारस जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पारस को लगा कि अभी ये दरवाजा बंद होगा, कोई औरत चीखते हुए आएगी, कुछ ऐसा होगा। 10 मिनट तक वो दरवाजा खुला रहा। सामने उनकी कार थी, उनके दोस्त आसपास नहीं थे। पारस ने सोचा एक कदम बढ़ाया जाए। पारस बाहर निकलता है और पीछे पीछे विशाल भी। वो दोनों ये चीज देखते हैं कि वो दोनों इस हॉन्टेड कॉटेज से बाहर आ चुके हैं, जिससे बाहर आना पूरी तरह से नामुमकिन था। उससे वो अपने आप बच करके बाहर आ गए। चोटिल हुए थे, मौत के मुंह में भी गए थे, लेकिन बच के बाहर आ गए। कई सवाल थे अभी भी मन के अंदर कि वो फुटेज जो इधर दिखाई गई थी 22 मई की, वो असली है कि नकली। उनके साथ अगले पल क्या होगा, वो आदमी कौन था जिससे वो मिलने वाले हैं, ये सारे सवाल दौड़ रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ एक खुशी थी कि हम लोग यहां बच गए। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, खुशी में नहीं, ये जानने के लिए कि जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। बट ये लोग जिंदा थे। इसके बाद इन्होंने बस यही सोचा कि हम सबसे पहले शिवम और सोहेल को ढूंढे। आवाज लगाई गई। विशाल की टूटी टांग थी और उससे लंगड़ाते लंगड़ाते वो अपनी गाड़ी के सहारे बैठ गया और उस कॉटेज को वो देख रहा था। वो कॉटेज बाहर से बिल्कुल एक आम घर की तरह ही दिख रहा था। कोई इंसान वहां से गुजरेगा तो बस ये कहेगा कि खाली पड़ा हुआ एक घर है और इससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन क्या क्या उनके साथ हो गया था उस घर के अंदर, वो सिर्फ उन्हें ही पता था। खैर, बहुत ढूंढा शिवम और सोहेल को, लेकिन दोनों यहां पर नहीं मिले। अभी भी मन के अंदर वो ख्याल जागा ही नहीं कि वो फुटेज क्या थी और वो फुटेज असली थी भी या नहीं। घर से बाहर आए तो एक बार को एक ख्याल था, लेकिन खुशी में इतने मग्न कि ये भूल ही गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों दोस्त कहाँ हैं, और इसी उधेड़-बुन में लगे थे कि अचानक से यहां पर उन्हें सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो यहां पर उस कॉटेज के सामने वाली रोड पर था जहां से वो आए थे। दूसरी साइड पे वो खड़ा था। ट्रैफिक अभी भी जा रहा था। कुछ रात के यहां पर 12:45 हो चुके थे। इधर गौर करने वाली बात यह है कि ये कहा गया था कि उन दोनों की जो मौत है वो रात में कुछ 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच हो गई थी। यानी अभी 12:45 हो रहे थे, 22 मई का दिन शुरू हो चुका था, वो दोनों जिंदा थे और उन्होंने ये चीज देखी थी कि 1:15 से 1:30 के बीच वो मर जाएंगे। खुशी में ये चीज भूल ही गए। कुल 45 मिनट मैक्सिमम थे उनके पास। वो आदमी उन्हें देखता है और ये भी देखता है कि इन लोगों ने फेंसेस तोड़ रखी है और इनकी गाड़ी यहां पर पार्क्ड है। वो चिल्लाता है, ए लड़कों, यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है घर कैसा है? इधर आओ। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। दोनों लंगड़ाते लंगड़ाते टूटे फूटे वहां पर पहुंचे। उस आदमी ने इनकी हालत देखी। पहले तो विशाल के जख्मों को इधर पानी से धोया और फर्स्ट एड किट थी उसके पास में, क्योंकि बाइक से वो आया था तो फर्स्ट एड किट थी, तो उससे थोड़ी बहुत जितनी मरहम पट्टी हो सकती थी वो करी। उन दोनों ने ये कहा, अंकल आपने हमारे दोस्त को देखा है? उन्होंने कहा, कौन दोस्त? दोस्त नहीं, दोस्तों को देखा है, ये विशाल बोल रहा था। होश ही नहीं था उसे कि अभी अभी क्या हुआ। उसने कहा उनका नाम शिवम और सोहेल है, वो इधर गए थे और फिर वो कभी वापस नहीं आए। उस इंसान ने कहा, तुम लोग इस घर के अंदर गए थे या नहीं? बस इतना बताओ, गए थे या नहीं? उन्होंने कहा, हम दोनों इस घर के अंदर गए थे। उस आदमी के पास एक पोटली थी। उस पोटली में से उसने कुछ रेत निकाली और इनके ऊपर फेंक के मारी।
पता नहीं कोई जादुई रेत थी या कब्रिस्तान से उठाई हुई रेत थी या फिर किसी भगवान का आशीर्वाद था। कोई कुछ वाइट कलर की सी रेत थी, वो देख करके ऐसा लग रहा था कि खाक हो। वो उसने उन दोनों पर फेंकी और उसके बाद में 2 कदम पीछे। कुछ 30 सेकंड तक वो दोनों अपनी शक्ल देखते रहे, विशाल और पारस। उनके लिए कुछ नई बात नहीं थी ये, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उनके साथ में यही सब कुछ चल रहा था। उसके बाद उन्होंने उस आदमी को देखा। उस आदमी ने ये कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों जिंदा बच के कैसे आ गए? इस घर के अंदर जो भी गया वो सिर्फ मरा ही है, उसकी लाश तक नहीं मिलती किसी को। ये घर कोई अधूरा काम छोड़ता ही नहीं है। जो इधर आया वो मौत के घाट उतरा। तुम कैसे बच गए? तुम लोग जिंदा हो ये मुझे पता है, मगर ये चीज मुमकिन कैसे है ये समझ नहीं आ रहा। वो लोग कह रहे हमें खुद नहीं पता कि हम बचे कैसे। हम तो अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, शिवम और सोहेल, वो इधर गए थे। उस आदमी ने कहा, देखो झूठी दिलासा नहीं दूंगा और यही तुम्हें कहूंगा कि इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं। वो दोनों मर चुके हैं, उनकी लाशें तक भी तुम्हें नहीं मिलेंगी। पारस कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने देखा था उन्हें, वो गाड़ी के बाहर थे, वो खुद बाहर आए थे इस घर से और उन्होंने हमें कहा था कि अंदर जाओ और शिवम ने हमें रोका था। ये सब कुछ हुआ था, शुरुआत से लेकर के पूरा सिनेरियो उसने यहां पर बता दिया। जो भी कहानी मैंने पिछले 1-2 पार्ट में बताई है वो सारी उसने उस आदमी के सामने बिल्कुल वैसे ही रख दी। उस आदमी ने कहा, ये घर तुम्हारे दिमाग के साथ कितना खेल सकता है इसका अंदाजा तक तुम्हें नहीं है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे ऊपर ये राख क्यों डाली? क्योंकि ये घर जो है ये किसी भी कीमत पर लोगों को अपनी तरफ खींचता ही है। मुझे लग रहा था कि तुम जरूर मर चुके हो और इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये कब्रिस्तान की राख देकर मारी। और ये राख जो है ये काफी पवित्र राख है, जिससे कोई भी बुरी आत्मा है वो फटाफट छू मंतर हो जाएगी। लेकिन तुम लोग आम इंसान हो, तुम्हारे ऊपर इसका असर नहीं हुआ। मुझे तो ये लग रहा था कि ये घर मेरे साथ खेल रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त बचे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ जब हुआ तो उस आदमी ने यह भी कहा कि तुमने अभी खुद बताया कि शिवम ने तुम्हें वहां जाने से रोका था। पुराने पार्ट के अंदर बताई थी ये बात मैंने। तो उसने कहा हाँ। इधर वो आदमी बोलता है कि उसने तुम्हें इसीलिए ही रोका ताकि तुम यहां पर ना जा सको। इस घर में जिसकी भी मौत होती है उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए भटकती ही है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। ये चीज उन्हें याद आती है कि उन्होंने टेलीविजन में जब अपनी मौत का प्रसारण देखा था, वो भविष्यवाणी देखी थी, तो उनकी माएं भी ये बात बोल रही थी कि हमारे बच्चों को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने कहा शायद से शिवम जो था वो तुम्हें यहां पर बचाना चाहता था और सोहेल जो था वो तुम्हें मारना चाहता था। ये घर क्या खेल खेले, कौन सही कौन गलत तुम्हें खुद नहीं पता। क्या पता वो शिवम जो था वो तुम्हें यहां पर मारना चाहता हो और सोहेल तुम्हें बचाना चाहता हो। उन्होंने कहा क्या मतलब? सोहेल तुम्हें लगातार यहां पर पोक कर रहा था कि घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ। वहीं पर शिवम तुम्हें रोक रहा था। हो सकता है कि शिवम जो था वो तुम्हें इसीलिए ही यहां पर झूठी दिलासा दे रहा हो ताकि तुम अंदर जाओ, और सोहेल तुम्हें लगातार पोक इसलिए कर रहा था कि तुम अंदर ना जाओ। ये मेरी मन की बात है, क्योंकि इस घर के अंदर कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है। क्या पता जो मैं इधर सोच रहा हूं वो गलत भी हो, लेकिन ये घर किसी को छोड़ता नहीं है। इधर जो फेंसेस बनी हुई थी ये आम फेंसेस नहीं थी, इसको पूजा पाठ से बांधा गया था ताकि कोई भी शख्स जो है वो इसके अंदर ना जा सके। लेकिन तुमने सिर्फ उन फेंसेस को ही नहीं तोड़ा, उस ताकत को भी यहां पर आजाद कर दिया जिसने यहां पर
उस घर को बांध रखा था। वो बात अलग है कि कल दोबारा से पूजा पाठ से, तंत्र मंत्रों से इसको बांध दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग बचे कैसे? ये चीज मुझे खाए जा रही है। उस आदमी की सबसे खास बात मैं बताना भूल गया। वो आदमी ऊपर से गंजा था। आपको याद होगा जब उन लोगों ने भविष्यवाणी देखी थी, उसके अंदर भी जो इंसान था वो गंजा था और उनसे बात कर रहा था। खैर, उसकी शक्ल याद नहीं थी और इतनी सारी बातें जो थी वो भी उन्हें याद नहीं थी। ऑल्दो उन्होंने प्रसारण के बारे में बताया था कि उनको भविष्यवाणी दिखाई दी थी और इस तरीके से हुआ था, लेकिन उन्होंने शक तक नहीं किया कि शायद से ये जो चीज है ये वही तो नहीं हो रही जो उस घर के अंदर हमें दिखाई दी थी। इसके बाद में वो उस आदमी से पूछते हैं, अंकल इस घर की हिस्ट्री क्या है? क्या हुआ था 1 जनवरी 1957 को? उस आदमी ने कहा, बेटा 1 जनवरी 1957 को यहां पर सोनिया नाम की लड़की की डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा, कैसे? उसकी डेथ कैसे हुई? उसने कहा, दरअसल उसकी फैमिली यहां पर रहने आई थी कुछ 1940 के आसपास। सोनिया उस वक्त पर एक या दो साल की ही थी और उसके बाद उसकी फैमिली आज़ादी के बाद ही दूसरी सिटी में रहने लगी। सोनिया यहाँ पर अपनी दाई के साथ में, दाई माँ जिसे हम कहते हैं, उसके साथ रहती थी। घर वाले मिलने जुलने भी आते थे। सोनिया को इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार था। सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट था सोनिया की ज़िंदगी में, ना पैसों की कमी ना प्यार की कमी। लेकिन जब वो कॉलेज में गई तो उस कॉलेज में जाकर के उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई। वो वही कॉलेज था जहां पर ये चारों दोस्त एक वक्त पर पढ़ा करते थे। उसने कहा, सोनिया के अंदर कोई खराबी नहीं थी, सुंदर थी, संस्कारी थी, लोगों से तमीज से बात करती थी, लेकिन एक दब्बू किस्म की लड़की थी। साफ शब्दों में कहूं तो इंट्रोवर्ट। और ये जो चीज थी, इसने उसकी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेला जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप था यहाँ पर, लड़के लड़कियां दोनों थे, और ये लोग जो थे ये सोनिया को बहुत टॉर्चर करते थे, उसके साथ में रैगिंग करते थे। शुरुआत तो बस ऐसे ही हुई कि होमवर्क कर दे, या ये चौक जो है ये लेकर के आ, ये कर, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें हुई। और बाद में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। ये लोग उसे इतना टॉर्चर करते थे कि वो लड़की लगभग मौत के करीब पहुंच जाती और उसके बाद भी वो लड़की जिंदा बच जाती। मतलब मारते नहीं थे उसको तड़पाते थे। वो यहां पर मरने की दुआ करती होगी शायद, इतनी दरिंदगी उसके साथ में यहां पर होती थी। वो लड़की बहुत परेशान थी। उसकी जो दाई थी वो मर चुकी थी, वो अकेली यहां पर रहती थी, अपने घर वालों से वो कांटेक्ट नहीं करती थी। और एक बार जब वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन जा रही थी तब भी उन लोगों ने उसको पकड़ लिया था पुलिस स्टेशन के बाहर में, और उसके बाद में भी उसके साथ बहुत कुछ उन्होंने गलत किया और साफ ये धमकी दे रखी थी कि अगर तू अपने घर वालों को फोन करेगी या ये सब कुछ बताएगी तो उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। खैर वो सब जो बातें थी वो झूठी थी क्योंकि उनकी इतनी पहुंच नहीं थी, लेकिन एक शरीफ लड़की सिर्फ इतनी सी धमकी से ही डर गई और उसने कभी भी अपने घर वालों को सच नहीं बताया। देखा भी होगा अक्सर आपने फिल्मों में भी और इसी के साथ में पर्सनल लाइफ में भी कि लोग इस तरीके की चीज़ों को झेलते रहते हैं, बताते नहीं हैं कि कहीं घर वाले इस चीज़ को समझे ना, या फिर वो लोग जो हैं जो उनके साथ ये सब कर रहे हैं वो उनके घर परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ उसको साफ धमकी मिली थी, वो बहुत डर गई थी और उसने बस यही सोचा कि मैं किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर भी बात नहीं रुकी, वो उसके घर में रहते थे, पूरी अय्याशी करते थे, ये उनका एक तरह से ठिकाना बन गया था। रोज़ यहाँ पर आते, उस लड़की को परेशान करते, उसको अपना गुलाम बना लिया था इन्होंने। और वो लड़की
समाज के सामने तो बस थोड़ा बहुत मुस्कुराती, लेकिन पर्सनल लाइफ उसकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। एक दिन शायद उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और उस लड़की ने यहाँ पर फांसी लगा ली और फांसी लगा करके वो मर गई। उसने 5 लोगों का नाम मेंशन भी किया और ये भी बताया कि उसके साथ में कितने वक्त से यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसने बताया। उसके बाद उन 5 को रेस्टिगेट भी किया गया, पुलिस केस वगैरह भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन एक वक्त के बाद सब कुछ यहाँ पे नॉर्मलाइज हो गया। वो लोग भी यहाँ पर छूट गए और अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उस लड़की को जो अपना इंतकाम लेना था वो शायद से अधूरा रह गया था। उसके मरने के बाद में उसके पेरेंट्स यहाँ पर रहने के लिए आए। 1 जनवरी 1957 को उस लड़की ने फांसी लगाई और कुछ 10 दिन के बाद में उसके पेरेंट्स यहाँ पर रहने के लिए आ गए। और वो भी इस वजह से क्योंकि आसपास के लोग ये कंप्लेंट करते थे कि इस घर में किसी लड़की की चीखने की आवाज़ और रोने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। वो लोग यहाँ पर रहने आए। कुछ यहाँ पर 1 हफ्ता वो लोग रुके और उसके बाद में वो दोबारा चले गए। लेकिन जो इधर सोनिया के फादर थे वो कभी कभी 1 आध दिन के लिए इधर आते थे और इस घर की साफ सफाई वगैरह करवाते थे, ये सब कुछ होता था। लेकिन 1960 को जो एक नौकर यहाँ पर था जिसको सफाई का जिम्मा दिया गया था, उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आस पड़ोस के लोग लगातार कंप्लेंट करते थे कि इस घर के अंदर कुछ है, शायद सोनिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके फादर शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1960 में उन्होंने इस घर को क्लोज किया और इसके बाहर फेंसेस वगैरह लगवा दिए और आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत ना हो और ये ना लगे कि भाई यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। उन्होंने फेंसिस के साथ साथ वहां पे पूजा पाठ भी करवाई। पंडित आया था, उसने पूरे घर को यहाँ पर तंत्र मंत्रों से बांधा और उसने एक बात कही कि ये आत्मा मुक्त नहीं होना चाहती, इसको मुक्ति नहीं चाहिए, ये यहीं रहना चाहती है और अगर मैं मुक्त करवाने की जिम्मेदारी लूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। एक बात का ख्याल रखिए, इस घर में जो भी आएगा आपके सिवा या आपकी पत्नी के सिवा, जो भी इस घर में आएगा, ये लड़की उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो बदले की भावना है वो इतनी ज्यादा है ना कि इसको कुछ भी सही गलत दिखता ही नहीं। जो भी इस घर के अंदर आएगा वो मर जाएगा। ये मुद्दा जो था ये बस उस जगह पर उठा और रुक गया। लोग समझते थे कि इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, कोई भी इधर नहीं आया। हाँ, एक बार सन 2000 में एक लड़का आया था और उसकी लाश कभी भी किसी को नहीं मिली। उसके बाद 2002 में 2 लोग और आए थे जो न जाने कैसे इन फेंसिस को क्रॉस करके अंदर चले गए और उनकी भी लाशें नहीं मिली। लेकिन आस पड़ोस के लोग जो थे वो इस न्यूज़ को दबा दिया करते थे कि इधर जो है एक डर का माहौल पैदा ना हो, और उसके बाद से कभी भी कोई इधर नहीं आया। तो इसीलिए जो उन चारों का ग्रुप भी था, विशाल, पारस, शिवम और सोहेल, इन चारों का जो ग्रुप था उनको भी बस ऊपरी ऊपरी बात मालूम थी, ज्यादा कुछ नहीं मालूम था इन्हें। बस ये मालूम था कि हाँ भाई एक हॉन्टेड कॉटेज सा है और इससे ऊपर कुछ नहीं। यहाँ पर पारस समझ चुका था कि क्यों वो लड़की ये बात बोल रही थी कि मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी चीज के चलते जो दूसरों के लिए एक मजाक था, उसी के चलते उस लड़की की जान चली गई। वो उसको इतना परेशान करते थे, उनके लिए तो वो सिर्फ एक मजाक ही था, लेकिन उस लड़की के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। न्यूज़पेपर जो था वो 31 दिसंबर 1956 और 1 जनवरी 1957 को ही आया था। उसके बाद कभी न्यूज़पेपर भी यहाँ पर नहीं आया क्योंकि फैमिली ने इधर डिसकंटिन्यू करवा दिया था। ऑल्दो वो लोग आते जाते रहे, लेकिन 1960 तक बस उसके फादर ही आए और उसके बाद में वो कहाँ गए या फिर उनकी डेथ हो गई ये किसी को नहीं पता।
ये सारी बातें जब उनके सामने आई, विशाल और पारस के सामने, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो घर शायद उनको मेंटली ऐसे ही तोड़ता था जैसे वो ग्रुप सोनिया को मेंटली तोड़ता था। मेंटल टॉर्चर एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है फिजिकल टॉर्चर के मुकाबले, और वही जो चीज़ थी वो यहाँ पर लगातार कॉन्टिन्यूसली उनके साथ हुई थी। कुछ 2 घंटे के अंदर अंदर वो उनको मेंटली ज़्यादा तोड़ रही थी, फिजिकली भी उनको तोड़ रही थी, लेकिन मेंटल टॉर्चर जो था वो ज़्यादा था। उन लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बस उस इंसान को यही बात बोली कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें बात बताई और हम कभी भी इधर नहीं जाएंगे। वो आदमी शायद जर्नलिस्ट था और उसने कहा कि मुझे इसके बारे में मेरे फादर ने बताया था, बहुत पहले की बात है। तो यही बात हो रही थी। अचानक से वो दोनों उस घर के बाहर शिवम और सोहेल को देखते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उस इंसान के सामने वो दोनों हाथ हिला रहे थे। अरे अरे इधर आओ ना यार, इधर आओ ना। अच्छा हम लोग आते, अरे हम आ रहे रुको हम आ रहे हैं। ये वो कर रहे थे। तो उसे बस यही लगा कि शायद इन्हें शिवम और सोहेल दिख रहे हैं। वो दोनों यहां पर जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, रोड को क्रॉस कर रहे थे। पीछे से वो जर्नलिस्ट चिल्लाता है, रुक जाओ मत जाओ, ये ट्रैप है, वो घर तुम्हें वापस बुला रहा है, मत जाओ। लेकिन वो इधर जोश में होश खो बैठे थे। जर्नलिस्ट ने बताया था कि वो लोग मर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन ये बात मानने को राजी नहीं था। वो लोग चले गए और जैसे ही वो लोग जा रहे थे, एक ट्रक वहां से गुजरा और उन दोनों को वहीं पर कुचल दिया। ऑन स्पॉट डेथ। और जो उस आदमी ने बोला था वो चीज हो गई। उस घर में जो भी गया वो वापस बच के नहीं आया। ऑल्दो पारस ने अपनी समझदारी दिखाई थी, लेकिन यहां पर वो जोश में होश खो बैठा था। मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, अगर किसी के साथ ये चीज होगी तो वो भी ऐसा ही करेगा जो इधर पारस और विशाल ने किया, एक बार जाकर के देखना जरूर चाहेगा। लेकिन वो एक ट्रैप था और इसी के चलते उसी वक्त पर उनकी मौत हो गई। उस आदमी ने जब यहां पर वक्त देखा तो वक्त कुछ यहां पर था 1:28, यानी कि 1:30 बजे से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। जो उस घर के अंदर भविष्यवाणी थी कि 1:15 से लेकर 1:30 के बीच में उनकी मौत होगी, वो हुई। न जाने क्या शक्ति थी वो, इसका अंदाजा किसी को नहीं। अगले दिन वही हुआ जैसा इधर पारस और विशाल ने उस जर्नलिस्ट को बताया था। उनकी माएँ जो थी वो रो रही थी और इसके बाद का पूरा सिनेरियो आपको मालूम है। वो प्रसारण जो था, वो भविष्यवाणी जो थी, वो सच हो चुकी। ऑल्दो सिर्फ उन दोनों की ही लाशें मिली, आज तक जो भी उस घर के अंदर गया उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन उन दोनों की लाशें यहाँ पर मिली जरूर। उसके बाद में दोबारा से पूजा पाठ कराई गई और दोबारा से उस घर को इधर तंत्र मंत्रों से बांध दिया गया, क्योंकि अगर नहीं बांधते तो शायद से यहाँ पर मौतों का सिलसिला बढ़ता ही चला जाता। वो घर किसी ना किसी तरीके से अपनी ओर आपको बुलाता। अगले दिन ही इस काम को किया गया और उसके बाद से कभी भी ना तो उस औरत की चीखने की आवाज़ उस घर के बाहर आई और ना ही उन चारों की। ये जो कहानी थी ये पूरे इलाके में यहाँ पर फैल गई कि ये सब कुछ उधर हुआ और कोई भी आंख उठा करके उधर ना देखे। कोई भी उस घर का ओनर नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर फेंसिस को काफी ज्यादा यहाँ पर लंबा बनवाया गया इस बार, और इसी के साथ में बाहर 2 चौकीदारों को भी बिठाया गया और ये इंश्योर किया गया कि ये लोग ईमानदार हों, पैसों से ये पिघले ना। और ये सब कुछ जो था आस पड़ोस के लोगों ने ही किया था कि यहाँ पर फेंसिस वगैरह बनाई जाए, और काफ़ी लंबी, शायद 10 फीट लंबी यहाँ पर फेंसिस बनाई गई थी कि गलती से भी कोई यहाँ पर काट ना सके इनको या क्लाइम ना कर सके। और इसी के साथ में 2 चौकीदार वहाँ बिठा दिए। उसके बाद में कभी भी इधर कुछ भी उस हॉन्टेड हाउस के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ। कोई भी 2011 के बाद से वहाँ पर नहीं गया।
तो ये थी पूरी की पूरी कहानी उस हॉन्टेड कॉटेज की, कि किस तरीके से एक आत्मा इतनी ज्यादा बदले की भावना में डूब गई कि वो यहाँ पर आए हुए हर एक इंसान की खून की प्यासी हो गई, और यहाँ पर 4 लोगों की एक बेवकूफाना शर्त ने उनकी जान ले ली। तो यही थी आज की पूरी स्टोरी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही क्रीपी और हॉरर इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए, और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरी को सबमिट करें मुझे, तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो बस यही गुजारिश है मेरी आपसे। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।